नमस्कार। आज ना हम सब मिलकर भारत के विशाल और विविध भूगोल की एक बहुत ही मजेदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम सिर्फ नक्शे देखने नहीं वाले, नहीं नहीं, बल्कि अपने दिमाग में एक जीता जागता नक्शा बनाने वाले हैं। और इसके लिए हम एक बड़ी ही अनोखी शिक्षण प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे, जो इस मुश्किल से लगने वाले विषय को एकदम आसान और यादगार बना देगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत जैसे विशाल मतलब एक उपमहाद्वीप का नक्शा आखिर बनाया कैसे जाए। इसे समझना कहां से शुरू करें। ये तो भाई एक पहाड़ जैसी चुनौती लग सकती है ना। बिल्कुल। इसीलिए हमें एक बहुत ही व्यवस्थित और स्मार्ट तरीके की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम देखने वाले हैं राम स्नेही मेमोरियल स्कूल का एक खास नजरिया, एक बहुत ही व्यापक प्रणाली जो उन्होंने विकसित की है। पता है, ये प्रणाली खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि भूगोल को रटना ना पड़े बल्कि उसे अच्छी तरह समझा जा सके। और देखिए, ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये एक पूरा का पूरा ढांचा है। इसमें कोर्स का एक स्पष्ट स्ट्रक्चर है, पढ़ाने का एक खास तरीका है, और हाँ, मुफ्त स्टडी मटेरियल जैसे वो सभी जरूरी टूल्स भी हैं जो इस विषय पर पकड़ बनाने में मदद करेंगे। मतलब एक कंप्लीट सिस्टम। चलिए अब भारत की एक वर्चुअल यात्रा शुरू करते हैं। हमारी शुरुआत होगी उत्तर से, जो सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी एक तरह से देखें तो पूरे देश की नींव है। भारत की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अब जरा उत्तर भारत को देखिए, कितना विविध है। एक तरफ तो दुनिया की सबसे ऊंची हिमालय पर्वत श्रृंखला खड़ी है, और दूसरी तरफ सिंधु गंगा का वो उपजाऊ मैदान जो करोड़ों लोगों का पेट भरता है। ये इलाका न सिर्फ भारत की बड़ी बड़ी नदियों का सोर्स है, बल्कि सदियों से संस्कृति और राजनीति का गढ़ भी रहा है। अच्छा, तो उत्तर की नींव को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं भारत के हृदय स्थल की ओर। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जहां हम इस उपमहाद्वीप के अलग अलग मध्य क्षेत्रों की अनोखी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी ये यात्रा हमें ले चलती है भारत के पूर्वी क्षेत्र की ओर। ये इलाका अपनी उपजाऊ जमीन, घने जंगलों और बहुत ही समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। पर कभी सोचा है कि यहां की जमीन इतनी उपजाऊ है क्यों? इसका जवाब है यहाँ के विशाल जलोढ़ मैदान, जिन्हें गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां बनाती हैं। यही वजह है कि ये खेती के लिए इतना जबरदस्त है। साथ ही ये इलाका कोयले और लोहे जैसे खनिजों से भी भरा पड़ा है। और हाँ, यहाँ की जो मॉनसून पर आधारित जलवायु है ना, वो इसके अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर डालती है। अब जरा कल्पना कीजिए, हम हैं तो एक ही देश में, लेकिन जा रहे हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में। पूरब की हरी भरी जमीन से हम सीधे रुख करते हैं पश्चिम की ओर, जहां का भूगोल और रहन सहन एकदम अलग है। देखिए कितना बड़ा बदलाव है। हम उपजाऊ मैदानों से सीधा आ गए हैं पश्चिम के सूखे रेगिस्तानों में, लंबी लंबी तटरेखाओं पर, और मुंबई जैसे बेहद व्यस्त बंदरगाह वाले शहरों में। ये क्षेत्र भारत का एक बहुत बड़ा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब है। चलिए अब हमारी यात्रा मुड़ती है दक्षिण की ओर। इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये वो इलाका है जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और इसकी जमीन की बनावट यानी इसकी जो स्थलाकृति है वो बहुत ही अनोखी और दिलचस्प है। दक्षिण भारत की असली पहचान है इसका विशाल दक्कन का पठार और इसके दोनों तरफ पूर्वी और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं। पता है, यही अनोखा भूगोल, यहाँ की ट्रॉपिकल जलवायु, घने जंगलों और जबरदस्त बायोडायवर्सिटी की वजह है। और अब हम अपनी यात्रा के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच है। ये है मध्य भारत, जो एक तरह से देश के उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का काम करता है। मध्य भारत इस पूरे उपमहाद्वीप के लिए एक जल स्रोत की तरह है। यहीं से नर्मदा और ताप्ती जैसी कई बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं। ये इलाका पठारों और पर्वत श्रृंखलाओं से तो भरा ही है, साथ ही यहाँ भारत की कुछ सबसे पुरानी जनजातीय संस्कृतियां आज भी जीवित हैं। तो अभी तक हमने भारत के बड़े बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को देखा। अब हम अपना ध्यान 2 ऐसे खास इलाकों पर लगाएंगे जिनकी अपनी एक अलग ही भौगोलिक और राजनीतिक पहचान है। और हाँ, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। ये नंबर 7, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये भारत के एक बहुत ही खास और खूबसूरत हिस्से का प्रतीक है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? जी हां, ये है 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स की कहानी।
ये हैं वो 7 बहनें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये सभी राज्य आपस में जुड़े हुए हैं और इनकी संस्कृति, इनका भूगोल और इनकी रणनीतिक स्थिति, ये सब मिलकर इन्हें बहुत खास बनाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे खास क्षेत्र की, यानी केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज की। जैसा कि परिभाषा से ही साफ है, ये वो इलाके हैं जिन पर सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है। इनकी ये जो अनोखी एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत है ना, वो सिविक्स और भूगोल दोनों ही नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम्स में इससे जुड़े सवाल आते ही हैं। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहां हम इस पूरी भौगोलिक यात्रा को कुछ जरूरी आंकड़ों और क्लासिफिकेशंस में समेटेंगे ताकि ये सब आसानी से याद रह सके। देखिए, भारत के भूगोल को समझने के 2 मुख्य तरीके हैं। एक है भौतिक विभाजन, मतलब फिजिकल डिवीजन, जिसमें हम पहाड़, मैदान, पठार जैसी कुदरती चीजों को देखते हैं, और दूसरा है राजनीतिक विभाजन, जिसमें हम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव सीमाओं को समझते हैं। और ये टेबल कुछ बहुत जरूरी आंकड़ों को एक नजर में पेश करती है। जैसे भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है, और इसके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो इसकी पूरी राजनीतिक संरचना को बनाते हैं। ये कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट्स हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। तो हम इसी एक बड़े दिलचस्प सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि अगर भूगोल ही इतिहास का पहला अध्याय लिखता है, तो फिर भारत का अगला अध्याय क्या होगा? इस भौगोलिक ज्ञान का इस्तेमाल देश के भविष्य को समझने के लिए जरूर करें और सीखने का ये सफर जारी रखें। इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।